प्रिय विद्यार्थियों और अभिभावकगण, नमस्कार। आपने कल जो अपन विज्ञान कक्षा 8 के बारे में जो चर्चा कर रहे थे, उसमें जो पहला पार्ट था वो कल कंप्लीट हो गया था। अब अपन दूसरा पार्ट प्रारंभ करते हैं। दूसरे पार्ट का नाम है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव किस प्रकार से हमारे मित्र है, किस प्रकार से हमारे शत्रु है, इसके बारे में इस पाठ में हमें जानकारियां मिलेगी। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि सूक्ष्म जीव होते क्या है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं या सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सूक्ष्म जीवों को हम हमारी आंखों के द्वारा नहीं देख पाते, अर्थात वे जीव जिनको हम आंखों द्वारा नहीं देख सकते या नहीं देखा जा सकता है, उन जीवों को सूक्ष्म जीव कहा जाता है। या जिन जीवों को आंखों से नहीं देख सकते, उनको किसी यंत्र का मतलब यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी से, जैसे आपने जब परीक्षण होते हैं लेबों के अंदर, वहां पे देखा होगा सूक्ष्मदर्शियां होती है। या कभी जैसे डॉक्टर के पास अपन जाते हैं, डॉक्टर पर्ची लिख देता है और वो कई बार आपको लैब के अंदर भी से खून टेस्ट करवाते हैं अपन। तो एक छोटी सी लैब देखी होगी गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों में या कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में, एक लैब होती है जहाँ पे एक छोटा सा यंत्र होता है जिसमें इस प्रकार की आकृति सी होती है, 2 लेंस रहते हैं, पूरा आंख से लगा के इस प्रकार से देखते हैं। तो वो सूक्ष्मदर्शी है। एक्चुअल में क्लास के अंदर अपन इसको जो लैब में अपन जब जाएंगे तो देखेंगे, जब प्रयोगशाला में लेके जाएंगे ना आपको, उस समय वो चीज आपको दिखाई जाएगी। तो किसी यंत्र द्वारा जिसको देख सकते हैं उस जीव को अपन क्या बोलेंगे, सूक्ष्म जीव कहेंगे। अर्थात वे जीव जिनको आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिनको देखने के लिए किसी यंत्र या उपकरण की मदद ली जाती है, उन सभी जीवों को सूक्ष्म जीव कहा जाता है। यह परिभाषा हो जाएगी सूक्ष्म जीव की। सूक्ष्म जीव है उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। सूक्ष्म जीव एक ही नहीं होता है, अनेक प्रकार के होते हैं। तो सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः या मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से? पहला है जीवाणु, दूसरा है प्रोटोजोआ, तीसरा है कवक, चौथा है शैवाल। वैसे 5वां वर्ग भी है जिसको अपन बोलते हैं विषाणु। विषाणु को अपने पाठ्य पुस्तक में जो है सामान्यतः 4 भागों में ही रखा गया है, परंतु एक्चुअल में ये 5 भाग होते हैं। सूक्ष्म जीव, विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं और इनको भी अपन सूक्ष्म जीवों में शामिल करते हैं, परंतु किन कारण से इसको इसमें नहीं रखा गया है? क्योंकि बाकी वाले जो सूक्ष्म जीव है वो हर प्रकार के वातावरण में अपने आप की संख्या बढ़ाने में सक्षम है, परंतु विषाणु के लिए परपोषी होना जरूरी है। अर्थात बिना परपोषी के विषाणु अपनी संख्या में बढ़ोतरी नहीं कर सकते। विषाणु जिसको अपन वायरस बोलते हैं, इसको सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी भी माना गया है। अर्थात न तो ये पूर्ण रूप से सजीव है और न पूर्ण रूप से निर्जीव है, क्योंकि ये अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब जनन करते होंगे, तो संख्या बढ़ने का मतलब इनमें जनन प्रक्रिया होती है, तो वो सजीवता का लक्षण आ गया। परंतु इसको परपोषी की आवश्यकता पड़ती है। बिना परपोषी के ये संख्या बढ़ाने में सक्षम नहीं है, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर नहीं जा सकता है। इसलिए इनको अपन सामान्यतः विषाणु जो है इनको डायरेक्ट अपन सजीव नहीं मानते। तो विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माना गया है। तो इसी कारण से भी अपन कह सकते हैं कि डायरेक्ट इनको सीधे सूक्ष्म जीव में नहीं माना, परंतु मेन कारण यही है कि सूक्ष्म जीवों में नहीं मानने का मेन कारण है इसको, क्योंकि यह परपोषी के बिना अपनी संख्या में बढ़ोतरी नहीं कर सकते। अर्थात सूक्ष्म जीव तो है, परंतु अलग अलग जो परिस्थिति है उन सूक्ष्म जीव से इसको अलग क्यों रखते हैं? उसकी परिस्थिति क्या है कि ये केवल परपोषी में ही अपना गुणन कर सकते हैं। गुणन का मतलब होता है अपनी संख्या बढ़ाना, अपनी बढ़ोतरी करना। इसलिए इसको अपन सूक्ष्म जीवों को डायरेक्ट जो सूक्ष्म जीवों में से नहीं मानते, परंतु विषाणु को अपन सूक्ष्म जीवों में ले सकते हैं और इसके बारे में अपन उदाहरण के रूप में इसको अपन दर्शा सकते हैं। जीवाणु को अपन बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। इनके द्वारा जैसे क्षय है, क्षय रोग जिसको आप टीबी बोलते हो, सामान्य भाषा में टीबी, इसी प्रकार टाइफाइड
जिसको जूरी भी कहते हैं सामान्य भाषा में। तो ये जो रोग होते हैं जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। इसी प्रकार प्रोटोजोआ जो होते हैं एक प्रकार के जो जैसे जंतु और पादपों वर्गों का जब अलग अलग वर्गीकरण अपन करते हैं तो प्रोटोजोआ को नॉन कोर्डेटा में भी कई किताबों में देखने को आपको मिलता है, या कई जगह भी सीधा प्रोटोजोआ को अलग कर देते हैं। तो प्रोटोजोआ में क्या होता है, प्रोटोजोआ से जैसे अमीबा आता है प्रोटोजोआ, तो इसी प्रकार जो प्रोटोजोआ के रूप में पैरामीशियम है वो भी एक प्रकार का प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। तो इनके द्वारा जैसे आपके प्लाज्मोडियम का आपने नाम सुना है, तो जो प्लाज्मोडियम होता है वो मनुष्य के शरीर में अपनी ग्रोथ करता है और मलेरिया जैसा जो खतरनाक रोग है वो फैलाने का काम करता है। तो प्लाज्मोडियम जो है मादा एनाफिलिस मच्छर की लार से मनुष्य में पहुंचेगा और मनुष्य से फिर क्या होगा, उसका जैसे एक मनुष्य को में से मलेरिया हो गया, उसको काटता मच्छर की लार से, फिर दूसरे मनुष्य के अंदर इसका क्या होगा, संक्रमण देखने को मिलता है। तो अतिसार या पेचिस वगैरह जो होती है वो बीमारियां भी इनके द्वारा आपको देखने को मिलती है। इसी प्रकार कवक जिसको फफूंद सामान्य भाषा में अपन कहते हैं फफूंद के रूप में, ये कवक होते हैं। जैसे ब्रेड है, टोस्ट है आदि के ऊपर जैसे आपने देखा है, जैसे ब्रेड के ऊपर या अचार वगैरह अपन घरों में डालते हैं तो उनके भी जो सफेद सफेद रंग के शिवार से आते हैं या सफेद सफेद रंग की लाइने से जाल टाइप दिखता है, वो सब क्या है, कवक है, फफूंद है। इसी प्रकार जैसे कहीं पानी गिरा होता है, पानी की टंकियां होती है, वहां पे देखना हरे रंग की काई सी आपको जमी हुई मिलती है। वो हरे रंग की जो काई होती है वो क्या होते हैं, शैवाल होते हैं, जिसको अपन सामान्य भाषा में लील भी बोलते हैं। सामान्य भाषा में लील के नाम से भी इसको अपन क्या करते हैं, जानते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास है, स्पोरोगायरा, ये शैवालों की श्रेणी में आते हैं, जो एक प्रकार के सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको अपन देख सकते हैं। इसी प्रकार जैसे सूक्ष्म जीव की अपन बात करते हैं तो सूक्ष्म जीव कैसे अपन इनको देखेंगे, तो इसके लिए अपन कुछ क्रियाकलाप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने थोड़ी मिट्टी ले ली, जैसे मिट्टी बगीचे की हो सकती है, मिट्टी जो है वो किसी मैदान की हो सकती है, वहां से थोड़ी मिट्टी लेके आ गए और मिट्टी को आपने किसी गिलास में डाल लिया या किसी बीकर में ले लिया। मान लो कांच का एक बीकर है और बीकर के अंदर आपने क्या कर ली, मिट्टी डाल ली। मान लो बीकर में डाल लिया आपने मिट्टी डाल ली, मिट्टी के डालने के बाद इसमें पानी डाल लिया आपने, जल ले लिया, मिट्टी जल हो गई, इसको आपने थोड़ा घोल लिया और घोलने के बाद इसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद अपन देखते हैं कुछ समय के बाद मिट्टी क्या होती है, पानी के बेंधे पर नीचे बैठ जाती है, मिट्टी नीचे जम जाएगी, मिट्टी के कण। तो मिट्टी के कण जमने के पश्चात जो पानी बचता है उस पानी को एक स्लाइड आपने देखी होगी। जैसे कभी आप प्राइवेट हॉस्पिटल गए होंगे या किसी स्वास्थ्य केंद्र पर गए होंगे या जैसे मान लो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए होंगे, तो कई बार डॉक्टर जांच लेता खून टेस्ट के लिए, तो एक स्लाइड आती है कांच की, छोटी सी कांच की स्लाइड होती है। उस कांच की स्लाइड के ऊपर वो जैसे आप एक खून टेस्ट करने के लिए खून के निशान लेता है, या जैसे अपन ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाते हैं ना, ब्लड ग्रुप की जांच करते हैं, तो उसके लिए भी टेस्ट के लिए वो स्लाइड यूज लेता है। तो कांच की छोटी सी स्लाइड होती है, उस स्लाइड के ऊपर पानी की बूंदे डाल ली और डालने के पश्चात उसको पानी के ऊपर क्या करते हैं, सूक्ष्म दृष्टि, इसको आप माइक्रोस्कोप बोलते हो, सूक्ष्म दृष्टि से अपन देखते हैं। तो देखने पर देखते हैं कि उसमें कुछ जीव जो छोटे छोटे जीव जो है उसमें चलते चलते से आपको नजर आते हैं, अर्थात गतिशीलता देखने को मिलती है। तो वो जो गतिशील जीव है वो जीव सब क्या सूक्ष्म जीव है। जैसे आपको एक प्रश्न पूछ लिया कि प्रयोग द्वारा बताओ, या तो किसी प्रयोग द्वारा अपन किस सूक्ष्म जीव की पहचान कैसे कर सकते हैं, भाई सूक्ष्म जीव है या नहीं, इसकी पहचान करने के लिए अपन ये प्रयोग कर सकते हैं, तो इसको क्रियाकलाप अपन कह सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा क्रियाकलाप अपन मान लो कर सकते हैं, जैसे कोई तालाब का पानी है या मान लीजिए कोई जो पोखर है या कोई जैसे मान लो कोई पानी कहीं पे इकट्ठा है, उस पानी को थोड़ा सा अपन लेके आ गए और उस पानी में से 2-4 बूंदे अपन ने उस स्लाइड के ऊपर से डाल ली। से मान लो स्लाइड है ये, स्लाइड पर डाल ली, डालने के बाद से फैला सा लिया रखा सा, फिर उन बूंदों को अपन सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं। तो देखने पर तक तक छोटे छोटे जो जीव है उसमें कुछ आपको हलचल सी देखने को मिलेगी। तो वो जो हलचल देखने को मिल रही है वो सबके सब क्या सूक्ष्म जीव ही है। तो इस प्रकार से क्रियाकलाप के माध्यम से सूक्ष्म जीवों के बारे में अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं और इन सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः अपन जो है वो अलग अलग भागों में बांटकर इनके बारे में अपन क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। अब सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं या सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, तो सूक्ष्म जीव हर परिस्थितियों में आपको देखने को मिल सकते हैं। हर परिस्थिति का मतलब जैसे बहुत ठंड पड़ रही है तो उन क्षेत्रों में भी सूक्ष्म जीव आपको देखने को मिल सकते हैं। देखने का मतलब उन क्षेत्रों में भी पाए जाएंगे, जिंदा रह सकते हैं। इसी प्रकार मान लो मरुस्थलीय भाग है, शुष्क भाग है, उनके अंदर भी आपको सूक्ष्म जीव है
वो देखने को मिल सकते हैं। इसका मरुस्थलीय स्थान के ऊपर या मनुष्य के शरीर में या दूसरे प्राणियों के शरीर के अंदर भी सूक्ष्म जीव अपना जीवन यापन आसानी से कर सकते हैं। तो सूक्ष्म जीवों के लिए जो एक विशेष स्थान नहीं होता कि भाई इसी स्थान पर हो, किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में ये अपने आप को ढालने में क्या सक्षम है या किसी भी प्रकार की स्थितियों में ये रह सकते हैं। तो इसका मतलब उष्ण स्रोत है, शीत आवास वाले स्रोत है, मरुस्थलीय या मैदानी भाग है या मनुष्य या अन्य प्रकार के जीव, उनके शरीर के किसी भाग के अंदर भी सूक्ष्म जीव जो है, जिससे कई बार अपन बीमार होते हैं तो खून अपन टेस्ट करते हैं, तो खून टेस्ट से पता चलता है कि मलेरिया हो गया, इसका मतलब सूक्ष्म जीव था तभी तो मलेरिया फैला। इसी प्रकार जैसे किसी के टाइफाइड है, फ्लू है, आदि प्रकार के जो रोग, जैसे विषाणु से मान लो रोग होते हैं, जैसे जुकाम लगी, परीक्षण करते हैं कि साहब इसमें विषाणु जनित कोई रोग है, जैसे जांच के अंदर आता है कि आप कचरा हो गया या पोलियो हो गया, तो कचरा या पोलियो की सेवा विषाणु सेवा, तो विषाणु का पता चला तभी तो है ना, सूक्ष्म जीव देखा गया उस रिपोर्ट के अंदर या जांच की तो सूक्ष्म जीव पाया गया। इसका मतलब इसके जो सिम्टम्स है उनके आधार पर अपन पता लगाते हैं कि ये फलाना रोग है, इस प्रकार का रोग है, तो विषाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। तो अलग अलग प्रकार के जो रोग है वो अलग अलग ये इन सूक्ष्म जीवों से होते हैं, जिनके बारे में पता जो है अपन टेस्ट के माध्यम से, लैब में जो परीक्षण होते हैं या डॉक्टर जैसे जांच लिखता है, जांच के माध्यम से अपन को पता चलता है कि ये रोग हो गया। इसका मतलब जांचों के अंदर जो इस प्रकार के सूक्ष्म जीव देखे गए उसके आधार पर इनके बारे में जानकारियां मिलती है। तो जैसे सूक्ष्म जीवों के ऊपर उदाहरण देके किताबें देखना, आपकी किताब का जो दूसरा पन्ना पाठ का उसके ऊपर सूक्ष्म जीवों के कई प्रकार के चित्र दिए हुए, वो चित्र जैसे आपको थोड़े से देखने होंगे। तो जैसे जीवाणु के रूप में कौन कौन से जीवाणु है, जीवाणु के रूप में स्पाइरल और क्षणनुमा, स्पाइरल और क्षणनुमा दोनों प्रकार के जीवाणु के दो चित्र दिए हुए किताब में देखना आप। इसी प्रकार शैवालों के रूप में क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास तो जैसे जो तालाबों का पानी है वहां पे भी कई बार देखने को मिलता है, इस टाइप में एक सूक्ष्म जीव होता है क्लेमाइडोमोनास, गोल टाइप की आकृति, छोटी छोटी सी इस प्रकार, हालांकि आप उसे नहीं देख सकते इसको, परंतु माइक्रोस्कोप से इसको देखा जा सकता है। इसी प्रकार स्पारोगायरा भी क्या होता है, एक प्रकार का शैवाल होता है, ये भी आप जो है देख सकते हो। इसी प्रकार प्रोटोजोआ, जैसे पानी होता है, तालाबों का पानी है, अन्य पानी, उसमें से यदि पानी लेके आते तो एक अनियमित आकृति वाला जो भाग, इस प्रकार की कोई फिक्स आकृति नहीं है, इस प्रकार की आकृति का छोटा सा जीव देखने को मिलता है, या बारीक छोटा सा जीव से इसके बारीक बारीक इस प्रकार से निकले होते हैं, तो ये पैरामीशियम जो है वो देखने को मिलता है, अमीबा देखने को मिलता है। इसी प्रकार कवक, जैसे डबल रोटी या ब्रेड टोस्ट आदि के ऊपर जो सफेद सफेद रंग की लाइन सी होती है या सिवाड़ से आ जाते हैं, सफेद रंग के झुंड सा एकदम जाल टाइप में, तो वो जिसको अपन आप ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं, राइजोबस, वो देखने को मिलता है। या एस्परजिलस जो है, या पेनिसिलियम जो है, आपकी पेनिसिलियम है, आदि कवक जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव है वो सामान्यतः आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अब जैसे सामान्य सूक्ष्म जीव की परिभाषा होगी, सूक्ष्म जीव के प्रकार हो गए, इनसे कौन कौन से किस किस से रोग होते हैं, उदाहरण यहाँ से पूछे जा सकते हैं। जीवाणु के द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम बताइए। तो जैसे आपको छोटे प्रश्न जब कई बार परीक्षा में देखने को मिलते हैं, जैसे छोटा प्रश्न आ गया 1 नंबर का, सूक्ष्म जीव किससे कहते हैं, प्रश्न हो गया सूक्ष्म जीव किससे कहते हैं, तो परिभाषा आ जाएगी इसकी, यहाँ से सूक्ष्म जीवों के प्रकारों के नाम लिखो, या इनको किन भागों में बांटा गया है नाम लिखिए। तो नाम हो गया जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल आदि। एक प्रश्न जैसे यहाँ से बन गया 2 नंबर का प्रश्न या 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है। छोटा प्रश्न बनता है, सूक्ष्म जीवों को किस यंत्र की सहायता से देखा जाता है। तो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए कौन सा यंत्र काम में लेते हैं, उत्तर हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी। छोटा प्रश्न हो गया 1-1 नंबर वाले प्रश्नों में। इसी प्रकार विषाणु जनित या वायरस के द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। तो वायरस के द्वारा होने वाले जैसे जुकाम है, फ्लू है, खांसी है, कचरा है, पोलियो है, हेपेटाइटिस है, आदि रोग किसके माध्यम से होते हैं, वायरस के माध्यम से होते हैं। इसी प्रकार छोटा प्रश्न हो गया जीवाणु जनित 2 रोगों के नाम लिखिए, टीबी, क्षय रोग और टाइफाइड। अमूमन अपन को याद रहने वाले रोग 2 के नाम याद रखिए। इसी प्रकार प्रोटोजोआ से छोटा प्रश्न हो गया, प्रोटोजोआ से होने वाले किसी रोग का या 2 रोगों के नाम लिखिए। रोग कौन से होंगे, अतिसार और मलेरिया, ये उदाहरण दे सकते हैं आप। इसी प्रकार जैसे प्रश्न आ गया कि सूक्ष्म जीव को किन किन भागों में बांटा गया, छोटा प्रश्न सीधे भागों के नाम लिख दीजिए। अब जैसे आपके पदयोग द्वारा बताओगे अपन सूक्ष्म जीवों को किस प्रकार से देख सकते हैं, तो क्रियाकलाप जो अपन ने की, बगीचे वाली मिट्टी या मैदानी भागों वाली मिट्टी लेके आए, पानी में घोड़ा, पानी में घोड़ने के बाद स्लाइड से देखा। इसी प्रकार कोई जल तालाब का या पोखर का जल लेके आए, उसके बारे में अपन ने देखा,
तो उस चीज को अपन आसानी से देख सकते हैं। तो ये जो आज के पाठ के बारे में इसकी जानकारी थी अपन ने अभी देखी है। इससे संबंधित जैसे प्रश्न है जो पीडीएफ के अंदर भेजे जाएंगे, नोट्स भेजे जाएंगे, उसमें आप देखना। इस थोड़ी सी अपन चर्चा बोर्ड पर करते हैं। कल जो पहला पाठ खत्म हुआ था उस पाठ में जो किताब है उसमें कुछ पीछे प्रश्न दिए हुए हैं, उनमें खालिस्तान वाले प्रश्न है और एक प्रश्न जो है मिलान वाला है। तो वो दो प्रश्न में भी आपको कॉपी में ही करवाता हूँ या बता देता हूँ जिसमें कि आप मिलान कर सकते हैं। हालांकि पीडीएफ में इसके बारे में मैं आपके पास भेजूंगा। जैसे एक प्रश्न दिया अभ्यास प्रश्न में कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थानों को भरिए। तो खालिस्तान भरने के लिए जो है वो सामान्यतः मैं खालिस्तान आपको बता रहा हूँ कि तो जो खालिस्तान वाला प्रश्न है दिया हुआ है यहाँ पे, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी आपको यहाँ पे शब्द दिए हुए 4-5, फिर प्रश्न दिए हुए खालिस्तान वाले, तो उन खालिस्तान वाले प्रश्नों के उत्तर आपको खालिस्तान में भरने। हालांकि मैं पीडीएफ में भेजा उस चीज को, परंतु मेन चीज आप देख रहे हैं कि उसमें भरने का तरीका क्या है। जैसे प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न को आप लिखे खालिस्तान को डॉट डॉट है, वहां पे आप दूसरे पेन यानी ब्लैक पेन से या नीले पेन से लिखते तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, जैसे कि बता रहे कि ये खालिस्तान यहाँ पे भरा गया है। जैसे उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे लिखा शब्द कौन कौन से, तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी। शब्द कौन कौन से लिखे हैं, तैरने, तैरने, जल, फसल, पोषक और तैयारी। ये 5 शब्द दिए हुए यहाँ पे। खालिस्तान पहला दिया हुआ है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को खालिस्तान कहते हैं। यानी एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के पौधे जब बहुत सारी जगह पर उगाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, अपन फसल बोलेंगे। तो खालिस्तान में क्या शब्द आ जाएगा, फसल आ जाएगा। तो खालिस्तान में क्या उतरा जाएगा, वहां पे फसल आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, दूसरा प्रश्न है क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर खालिस्तान लगेंगे। यानी आप यहाँ पे दिया क्षतिग्रस्त का मतलब बेकार, तो कोई काम के नहीं है। इसका मतलब जैसे पानी में आपने उनको डाला बीजों को, तो पानी पर हल्के बीज तैरेंगे, इसका मतलब बीज क्या होंगे, तैरने लगेंगे। तो दूसरे खालिस्तान में क्या जाएगा, तैरने। तीसरा खालिस्तान दिया हुआ है, फसल उगाने से पहले, यानी फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की खालिस्तान होती है। तो मिट्टी तैयार करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी। खालिस्तान में क्या जाएगा, तैयारी हो जाएगा। अगला दिया हुआ है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से खालिस्तान तथा खालिस्तान आवश्यक है। तो मिट्टी से क्या प्राप्त करेंगे, पोषक तत्व। तो क्या जाएगा, पोषक आ जाएगा। और लास्ट में क्या बच गया, जड़। तो अगले खालिस्तान में क्या जाएगा, जल आ जाएगा। इस प्रकार से ये 5 खालिस्तान पूरे हो गए। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, आप कॉलम एक्स में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। आपको एक तरफ दिया गया कॉलम ए, एक तरफ दिया गया किताब में कॉलम बी। ए में 1 2 3 4 लिखा हुआ है, बी में अपशब्द के रूप में लिखे हुए। तो या तो इनको ऐसे अपन जैसे ए में दिया, मान लो 1 नंबर पे, जैसे यहाँ पे दे रखा है खरीफ फसल, क्या दे रखा है, खरीफ फसल। 1 नंबर पे खरीफ फसल दे रखा है। इधर जो ऑप्शन दिए इस बी वाले में जैसे ऑप्शन दिए उनमें से मिलान करने की कौन सा, तो या तो इसको मिलान से आटा से मिलाओ। खरीफ की फसल से दे रखा है धान के साथ में जैसे दे रखा है मक्का। ये खरीफ की फसल की उदाहरण लास्ट में दे इसमें, या तो इसको ऐसे मिलाओ या फिर क्या करो, बराबर लिख के डायरेक्ट लिख दो सामने। तो अपन में से सीधे लिख सकते हैं। तो खरीफ की फसल कौन सी हो जाएगी, धान और मक्का। इसी प्रकार दूसरा रबी की फसल, इसमें मिलाने वाले में एक तरफ दे रखा गेहूं, चना और मटर, वो धान इसमें रबी की फसल में हो जाएंगे। फिर दे रखा रासायनिक उर्वरक के रूप में दे रखा यूरिया, सुपर फास्फेट, 2 नाम है उर्वरक होते हैं। इसी प्रकार कार्बनिक खाद, तो जैसे पहला था खरीफ की फसल, दूसरा था रबी की फसल, तीसरा था रासायनिक उर्वरक कौन कौन से हो गए, यूरिया और सुपर फास्फेट हो गए। फिर चौथा था कार्बनिक खाद कौन कौन से हो गए, पशु अपशिष्ट यानी गोबर की खाद जो है। इसी प्रकार मलमूत्र और पादपों के अवशेष, ये क्या होंगे, कार्बनिक खाद के रूप में होंगे। तो जैसे 4 इधर दिए हुए, इधर 5 दिए हुए, 1 एक्स्ट्रा दिया है, तो आपको एक्स्ट्रा वाले से मतलब नहीं, आपको 4 से मिलान करना है। चारों को या तो इसे लाने से मिला दो या फिर बराबर करके सीधा इसका जो सही ऑप्शन है वो उसके आगे सीधा लिख दो, कॉलम ए से कॉलम बी। इस प्रकार से ये 2 प्रश्न है जो कल के पहले वाले पार्ट के, वो भी मैं पीडीएफ में भेज रहा हूँ, उनको आप कर लेंगे। तो आज के लिए अपन इतना ही पार्ट ये जो है तैयार करेंगे। कल अगला जो भाग है दूसरे पार्ट का अपन कल देखेंगे। ठीक, धन्यवाद।